बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सरसों तेल का मूल्य हमेशा 100 रुपए लीटर से अधिक ही होता है। लालची लोग 50 रुपए लीटर बिकने वाला पाम ऑयल मिलाकर मिलावटी सरसों का तेल बेच रहे हैं। इसलिए पतंजलि ने 100% प्योर कच्ची घानी का शुद्ध सरसों तेल उपलब्ध कराया। आइए मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाइए। पतंजलि के शुद्ध प्रोडक्ट ही घर लाए। कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सरसों तेल का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके की, जहां पुलिस ने प्रोजेक्ट सेफ राइड के तहत एक नई पहल शुरू की है। ऑटो और ई रिक्शा की सवारियों को अब सफर होगा और भी सुरक्षित, क्योंकि हर वाहन पर लगेगा एक क्यूआर कोड, जिसे स्कैन करते ही मिल जाएगी चालक और वाहन की पूरी जानकारी। सवाल बड़ा है, क्या यह पहल अपराध को रोकने में गेम चेंजर साबित होगी? क्या इससे महिलाओं की सुरक्षा को मिलेगा मजबूत कवच, या फिर यह ऑटो और रिक्शा चालकों पर एक और बोझ है? आज की इस बहस में हम जानेंगे कि ये कदम कितना कारगर है और इसके फायदे क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सेफ राइड सुरक्षा का नया फॉर्मूला या सिर्फ कागजी कार्यवाही? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंत कुमार, मयंक श्रीवास्तव जो कि लखनऊ ई रिक्शा ऑटो एसोसिएशन के महामंत्री हैं, और हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। एडीसीपी से मैं सबसे पहला सवाल लूंगी। सर, क्या लगता है अब ये जो पहल शुरू हुई है इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, और क्या कुछ इसके बेनिफिट्स आने वाले समय में मिलेंगे वो बताइए। देखिए, ये जो अभियान जो शुरू हुआ है इसका नाम है जो प्रोजेक्ट सेफ राइड, जिसके थ्रू हम ये करना चाहता है कि जितना भी शहर में जितना भी ई रिक्शा है, टेम्पो है और 3 व्हीलर है जो चालक चलाता है, इनका सत्यापन हो जाए। इनका सत्यापन इसलिए हो जाए, इसलिए ये बेनिफिट हो सकता है कि कोई भी नागरिक जो कोई ई रिक्शा पकड़ता है कहीं जाने के लिए, उसके लिए वो आदमी के बारे में जानकारी रहे और वो सुरक्षित रहे। अगर उनको ये पता करना है कि अगर ये आदमी के ऊपर कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है, अगर ये नाबालिग है, उसके पास लाइसेंस है नहीं है, ये गाड़ी का फिटनेस है नहीं है, ये सब का जानकारी उसके पास हो सकता है। और वो गाड़ी नंबर के थ्रू हर गाड़ी का जो क्यूआर कोड लगता है कि अगर आप उसको स्कैन करें तो आपको उसमें ये पता चल जाएगा कि ये गाड़ी का वाहन स्वामी कौन है और इसका वाहन चालक कौन हो सकता है, और उसमें फोटो भी होगा। अगर वो जो गाड़ी चला रहे हैं और वो फोटो मैच नहीं हो पा रहे हैं, आप पहले से सुरक्षित रह सकता है कि ये गाड़ी में हम ई रिक्शा हम पकड़ेंगे नहीं, हम कोई दूसरा ई रिक्शा जिसका सत्यापन हुआ है और जिसमें कोई वेरीफाइड आदमी चला रहा है वही ऑटो और ई रिक्शा हम पकड़ेंगे। इसमें दूसरा ये है कि शहर में महिला सुरक्षा हमारा प्रायोरिटी है, तो बहुत सारा ई रिक्शा से कुछ घटना भी हुई है रिसेंटली, तो ये सब घटना जो हुई है इनको हम कम करना चाहता है। जो इसका सत्यापन हो जाए तो कोई भी ई रिक्शा का नंबर हमको मिले कि कोई अपराध में, कोई घटना में वो शामिल है, तो तुरंत हमारे पास एक डाटाबेस रहे और हम उसको तुरंत ट्रेस कर पाए। इसमें मान लीजिए कि कोई आदमी, कोई गुंडा का हो, बस्ती का हो, कोई दूसरा जनपद का हो, वो लखनऊ में ऑटो ई रिक्शा चला रहे हैं, उसका पूरा होम एड्रेस से हम वेरिफिकेशन करा रहे हैं, चरित्र सत्यापन करा रहे हैं, उसके बाद ही वो वाहन स्वामी और वाहन चालक का वो क्यूआर कोड मिलता है। तो अभी हम लगातार 1 महीने से हम ये अभियान चला रहे हैं। अभी कुछ दिन के बाद हम ये अभियान के बाद सभी ऑटो के ऊपर क्यूआर कोड जो जिसमें नहीं होता है उसको चलने नहीं देंगे, ताकि सभी लोगों को जो क्यूआर कोड मिलता है वो वेरीफाइड वाला वो उसके ऑटो के ऊपर लगाए और वो शहर में नागरिक को बिठा के और अपना व्यवहार करें। आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा जो है वो प्रायोरिटी है, तो मान लीजिए किसी महिला के पास स्मार्टफोन ना हो, या स्मार्टफोन हो तो उसके फोन में इंटरनेट ना हो, तो क्या इसका कोई दूसरा विकल्प है जो वो अपना सकती है?
नहीं देखिए, ये आगे जाने वाला समय में ये बहुत कामयाब होगा। ये मैं ये मानता हूँ कि कुछ ग्रामीण जगह है, कुछ इलाका है जहाँ मान लीजिए कि कोई मोबाइल का वो यूज नहीं होगा लोगों के पास। बट ये है कि ऐसा नहीं है कि एक ई रिक्शा जो है एक ही आदमी चलता है, कि मान लीजिए कि एक जगह में 2-3 लोग बैठ सकता है और उधर एक आदमी भी उनको वेरीफाई करे और बाकी लोगों को बताए कि ये ई रिक्शा जो है ये वेरीफाइड है और ये वेरीफाइड नहीं है, तो ये आगे और काम आएगा। हम ये मानता है कि आगे जो टेक्नोलॉजी यूज होगा उसके हिसाब से ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा सफल रहेगा। अगर किसी क्यूआर कोड से कोई शिकायत मिलती है तो पुलिस इसमें कितनी तेजी से काम करेगी, कितनी तेजी से एक्शन लेगी? नहीं, आप तुरंत इसको थाने पर रिपोर्ट कर सकते हैं, सामान्य चौकी पर रिपोर्ट कर सकते हैं, हमारा 112 में भी रिपोर्ट कर सकता है कि ये वाला जो ये है ये वेरीफाइड नहीं है, इसको कोई नाबालिग चला रहे और नहीं तो ये चला रहे, इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, और तो हम तुरंत उसको कार्रवाई करेंगे, वो उसके ऊपर चालान करेंगे, ऑटो को सीज करवाएंगे। ठीक है, हमारे साथ मयंक श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। मयंक जी, छोटे या पुराने ऑटो ई रिक्शा वाले चालक इस पहल को अपनाने में कितने सक्षम होंगे, क्या लगता है? एकदम सक्षम। ये समस्याएं ये आ रही है, जैसे सर ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की बात है, तो महिलाओं की सुरक्षा की बात है, जो आरटीओ नंबर प्लेट आवंटित कर रहा है वो भी एक किस्म से बारकोड है, और जो बारकोड लगा रहे हैं उसका भी कार्य उतना ही है, क्योंकि अगर कोई भी सवारी है तो स्कैन करने के लिए तो फोटो खींचना ही पड़ेगा, या तो आप फोटो खींचिए या नंबर प्लेट की फोटो खींचिए। तो इस क्यूआर कोड में संशोधन होना चाहिए कि एक यूनिक आईडी जनरेट करनी चाहिए, जो कि बिन सीट पे बड़ी बड़ी लिखी हो, जो कि आदमी अगर दूर से भी देखता है उसको तो उसके माइंड में तुरंत सेट हो जानी चाहिए कि 1 2 3 4 इस तरीके का। क्योंकि बारकोड सिस्टम ये अच्छी चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है, इसका हम लोग खुल के समर्थन करते हैं, क्योंकि जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो सब इस लाइन से हट जाएंगे। तो क्यूआर में जिनके कागज ओके हैं वही उनको क्यूआर मिल रहा है, तो इससे अपराध तो काफी हद तक रुकेगा, मगर इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है कि इसको आईडी एक जनरेट करनी चाहिए, और इसमें आधार, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में आधार को भी लिंक करना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस एक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण का देता है कि मैंने ये गाड़ी चलाना सीख लिया है और मैं लाइसेंस लगा रहा हूँ। अभी जो ड्राइवर का सत्यापन हो रहा है उसमें आधार नहीं दिया जा रहा है, उसमें जो ये क्यूआर वाले पोर्टल है इसमें आधार का भी संशोधन करना चाहिए, और एक सामान्य ड्राइवरिंग वाला ऑप्शन था वो हटा दिया गया है। इसकी वजह से लोग भर नहीं पा रहे हैं, सत्यापन करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि 1 घंटा लग रहा है, हम लोग अपने ऑफिस में सत्यापन करा रहे हैं तो लमसम 1 घंटा लग जाता है एक सत्यापन करने में, तो 60-70 हजार आदमी का 2 महीने में कैसे पॉसिबल है? मयंक जी, क्या चालकों को नई तकनीक के लिए प्रशिक्षण या कोई तकनीकी मदद दी जा रही है? जी बिल्कुल, हर जगह पे कैंप लगाए जा रहे हैं, हर नुक्कड़ पे कैंप लगा के उनको समझाया जा रहा है, उनको अवेयर किया जा रहा है, और कृष्णानगर थाने से भी बड़ा अच्छा सपोर्ट हमें मिला हुआ है हर जगह पे, मगर थोड़ी सी प्रॉब्लमें आ रही हैं इसमें। आपकी राय में क्या ये पहल वास्तव में यात्रियों और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ा सकती है? जी जी, महिलाओं की सुरक्षा तो बढ़ेगी इससे, क्योंकि इससे जो सही व्यक्ति है वही उसी को ही क्यूआर जनरेट हो पाएगा। तो क्यूआर तो बहुत अच्छी चीज है, मगर यूनिक आईडी एक होनी चाहिए, उससे और भी अपराध रुकेंगे, क्योंकि बात तो वहीं पे आ रही है कि अगर मोबाइल से आदमी फोटो खींचता है, सवारी फोटो खींच रहा है, तो वो तो नंबर प्लेट की भी फोटो खींच सकता है भाई, रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी है उससे भी तो सारी चीजें अवेलेबल है। आप उस यूनियन के अध्यक्ष हैं मयंक जी, तो क्या लगता है कि जो ये अभियान चलाया जा रहा है, जो ये शुरू किया जा रहा है अभियान सेफ राइड के तहत, तो क्या इससे अपराधियों का मनोबल कम होगा, कुछ उन पर असर पड़ेगा या सिर्फ कागजी प्रक्रिया बनकर रह जाएगी? अभी कुछ कम नहीं हो रहा है, अभी लोगों की मानसिकता बड़ी गड़बड़ चल रही है, वो ये कह रहे हैं कि ऑटो में नहीं लगेगा तो हम भी अपने में बारकोड नहीं लगाएंगे और हमें रात में गाड़ी चला लूंगा, इस तरीके की लोगों की भावनाएं प्रस्तुत हो रही हैं। तो इस पे जो है चेकिंग अभियान थोड़ा तेज करना होगा इसमें, कि रात में ज्यादा चेक हो, दिन में भले ना चेक हो, मगर रात में चेकिंग के आधार पे गाड़ियों को ज्यादा चेक करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से लोग अभी बारकोड से बचना चाह रहे हैं। ये सब बोल रहे हैं कि प्रशासन जो है 1-2 महीना चलाएगा, 1-2 महीना बाद बंद हो जाएगा, मगर मुझे नहीं लगता ये बारकोड चलना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल, हमारे संवाददाता उमेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, आपने ग्राउंड पर मौजूद रहकर इन परिस्थितियों को देखा है, चालक हो, परिचालक हो या फिर पुलिस की ओर से जो कुछ भी अभियान चलाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो उसकी जमीनी हकीकत क्या है वो हमारे दर्शकों को बताइए। निश्चित रूप से यह अभियान पुलिस द्वारा बहुत तेजी से चलाया जा रहा है, लेकिन अभी जैसा कि मयंक जी ने बताया
क्योंकि ये ई रिक्शा और ई रिक्शा ऑटो एसोसिएशन के महामंत्री भी हैं। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन में सत्यापन में जो समय लग रहा है, लगभग एक गाड़ी को सत्यापित होने में 1 घंटा का समय लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लाखों की तादाद में ऑटो ई रिक्शा अगर चल रहे हैं रोडों पर, तो अभी 20 तारीख का लास्ट डेट है 20 सितंबर को, तो कैसे सत्यापन होगा, आगे की कार्रवाई को पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह। जी उमेश बताइए। जैसा कि कहा जा रहा है कि 20 के साथ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी जाएगी। जिन ऑटो ई रिक्शा का सत्यापन नहीं होगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है। जी ज्योति जी, ठीक है। एडीसीपी साउथ के बाद एक बात मैं दोबारा जाऊंगी। मेरा ये सवाल आपसे है कि जो क्यूआर कोड का जो डेटा है वो स्कैन होगा, यात्री के पास उसकी पूरी डिटेल जाएगी, तो उस डेटा की जो सुरक्षा है वो कैसे होगी? उसमें आपको जब क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो आपको एक वेब पेज खुलेगा जिसमें आपको ये पता चलता है कि इसको जो वाहन सत्यापन हुआ है नहीं है, और इसका वाहन स्वामी कौन है। बहुत बार ये होता है कि वाहन स्वामी अलग होता है और उसके वाहन चालक 10 और होता है। तो हर गाड़ी का वाहन स्वामी अलग कौन है, वाहन चालक कौन है, उसके बारे में डिटेल्स मिलेगा आपको। उसके बाद उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो मिलेगा, गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट है वो मिलेगा उसमें। तो ये जानकारी होने के बाद ये इसलिए नहीं है कि कोई मतलब सिर्फ महिला सुरक्षा अपराध इसके बारे में नहीं है, ये है कि कोई नाबालिग हो या किसी का ना ड्राइविंग आते हो, सड़क दुर्घटना हो, ये सब भी कम हो जाए। तो अनवेरिफाइड लोग जो है वो सड़क में गाड़ी चलाने के लिए कि उसका कोई मतलब उसको अथॉरिटी नहीं है, और ये हम रोकना चाहता है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे ई रिक्शा है जो दूसरा जनपद का है, जो मान लीजिए हमारा जनपद में चल रहा है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, तो इनको हम आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसके बाद हमारा एक डेटाबेस बनेगा, तो हर जोन में हम इतना ऐसा डिवाइड कर सकता है। इसमें हमने बहुत सारा यूनियन वालों से भी हम बहुत मदद लिए थे। हमारा सबसे साउथ जोन, दक्षिण जोन लखनऊ कमिश्नरेट के पूरा सबसे ज्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है कि लगभग हमारा 2900 कुछ रजिस्ट्रेशन हुआ है आज तक। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमको बहुत अच्छा सहयोग मिला है सभी यूनियन मंत्री से भी, जितना भी वाहन स्वामी है सभी से ही, ताकि हम चौपर लगा पाए, सभी को जानकारी दे। और इसमें ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये अभियान लगातार चलेगा। ये बहुत अच्छी स्टार्ट हुई है, इसकी शुरुआत हुई है कि पहले वाहन सत्यापन शुरू हुआ है, अभी कुछ दिन और समय है इसमें वाहन सत्यापन के लिए। फिर उसके बाद हमारा चेकिंग अभियान शुरू हो जाएगा कि हर गाड़ी को हम रोकते हैं, पूछेंगे कि आपका क्यूआर कोड जनरेट हुआ है नहीं हुआ है। अगर नहीं जनरेट हुआ हम उसको चौकी या थाने पर भेजेंगे, उसका फिर से सत्यापन करवाएंगे, उसको मदद करेंगे। अगर हो गया तो हम उसको बता देंगे आप क्यूआर कोड निकाल दे, आप अपना ऑटो के सामने शीशा पर चिपकाइए, ताकि लोग को जानकारी मिले कि ये ऐसा है कि सिर्फ नंबर प्लेट के थ्रू आपको बहुत सारा जानकारी नहीं मिलेगा, कि इसके थ्रू आपको ये पता चल जाए कि आदमी सुरक्षित है नहीं सुरक्षित, मतलब इसके ऊपर कोई आपराधिक इतिहास है नहीं है, ये नाबालिग है, ये मतलब माइनर नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको नंबर प्लेट के थ्रू बहुत सारा डिटेल्स जानकारी नहीं मिलता है। तो ये इसलिए है कि ये मतलब कोई भी हो, हमारे पास एक डेटाबेस बने और लोग को भी कोई ऑटो या ई रिक्शा पकड़ने से पहले एक सुरक्षा वो महसूस हो जाए। अगर ये अभियान सफल होता है तो क्या इसको पूरे शहर में या पूरे राज्य में अप्लाई करने की पहल जारी होगी, इसको लागू किया जाएगा सब जगह? बिल्कुल, ये जो अभियान है सेफ राइड जो है, ये कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ पुलिस आयुक्त जी का अभियान है। ये पूरा लखनऊ कमिश्नरेट में चल रहा है, और मैं ये मानता हूँ कि साउथ जोन में कुछ अच्छा पकड़ लिया होगा ये अभियान, कि हमने बहुत आगे है इसमें। 900 हम रजिस्ट्रेशन कराया था, तो बट ये पूरा लखनऊ कमिश्नरेट में हो रहा है अभियान ये है। और ये संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था का जो बबलू कुमार जी का ऑफिस है, इसका मॉनिटरिंग हो रहा है। ठीक है। मल्लिका श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एमएसएम हेल्थ क्लब की वेलनेस कोच हैं। बहुत बहुत स्वागत है मल्लिका जी आपका। थैंक यू मैम। मल्लिका जी, आप खुद एक महिला है और जो पुलिस के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश में,
तो क्या लगता है ये पहल वाकई कारगर साबित होने वाली है? हाँ मैम, पहल जो की है ये तो अच्छी है, छोटी पहल तो है ही ये। देखिए, जब तक हम सबको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसा भी सर ने बताया कि हम चीज़ों को कर रहे हैं और उस हिसाब से जांच करेंगे कि कौन कैसा है, उसका कोई बैकग्राउंड खराब तो नहीं है जो ऑटो चला रहा है। तो ये सब चीज़ें तो अच्छी हैं, पर बैठने वाले को भी विशेष ध्यान देना ज़रूरी है कि जो महिला या जो लड़कियां हैं उनको सुरक्षा अपने साथ भी करना इस चीज़ के लिए विशेष ज़रूरी है कि हर चीज़ को अवेयरनेस पे देखते हुए ही वो जगह पे बैठे या करें। वैसे तो पहल बहुत अच्छी है कि छोटी-छोटी पहल से ही बड़ी पहल बनती है। अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो किसी चीज़ को हम कहाँ तक मुकाम तक पहुँचाएँगे। इससे शुरुआत तो बहुत अच्छी की है और हमारे स्टेट पे हो रहा है, इसलिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम उस स्टेट में हैं जहाँ पे ये पहल शुरू हुई है। मेरी तरफ से तो पूरा इसमें सपोर्ट होगा, जो चीज़ मेरे से हो सकेगा मैं पूरा इसमें अपना सपोर्ट करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लेडीज़ों के लिए प्रोटेक्शन के लिए या गर्ल्स की प्रोटेक्शन के लिए या बच्चों के लिए कह दिए, ये सबकी प्रोटेक्शन के लिए है। ये मेनली ऐसा नहीं कि लेडीज़ के लिए, लड़कों के लिए, आजकल बच्चों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बहुत अच्छी पहल है मैम, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी पहल की गई है और बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो जिस हम युग में जी रहे हैं, ये आने वाला समय जिस तरह से दिख रहा है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं किया जाएगा तो बहुत कुछ खो दिया जाएगा। मल्लिका जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अक्सर देखा गया है कि जो लेडीज हैं या जो छोटी बच्चियां हैं, अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तब भी प्रॉब्लम्स होती थी। कभी मान लीजिए अगर 3 की जगह है तो 4 बैठा लिए जाते हैं या कम लोग भी बैठे हैं तब भी कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट होती है जिससे महिलाओं को दिक्कत होती है। तो क्या लगता है कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो दिक्कत है ये पूरी तरीके से इस पहल से खत्म हो जाएगी? क्योंकि मान लीजिए अब कोई दिक्कत हो रही है, कोई बगल में यात्री ही बैठा है वही दिक्कत कर रहा है, तो मतलब कैसे इन सब चीजों से उन महिलाएं जो है वो निपटे और कैसे इससे निजात पा सकती हैं? क्योंकि मान लीजिए जो गाड़ी चला रहा है वो किसी तरह की समस्या नहीं कर रहा है, लेकिन यात्री ही जो बैठा है, हम जैसे कि अक्सर देखते हैं ये कॉमन प्रॉब्लम है कि जगह कम है लोग ज्यादा हैं या लोग कम है जगह ज्यादा है, तब भी कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिससे अनकंफर्ट होता है। तो उसमें क्या करना चाहिए? मैम, जिस तरह से ये किया जा रहा है कि सिचुएशन से देख सकते हैं हम उसको, देख सकते हैं कि कहाँ पे वो जा रहा है ऑटो, जैसे अभी बताया उन्होंने कि उस हिसाब से हम पता चल सकते हैं कि इस ऑटो पे कोई बैठा है, यात्री अनकंफर्टेबल है, तो वो जब अपने उससे करेगा फोन से अपने उसने डाल दिया कि मैं इस ऑटो में हूँ और उस ऑटो को रिसर्च पे डला हुआ है, तो हम उस ऑटो के थ्रू ये देख सकते हैं अगर अनकंफर्टेबल है तो अपने मोबाइल से सर्च पे डाल सकता है कि हम अनकंफर्टेबल हैं इस ऑटो में बैठने से, या मुझसे कुछ जबरदस्ती की जा रही है या मैं नहीं बैठना चाहती हूँ फिर भी मुझे जबरदस्ती बैठाया गया है। ऐसा भी इससे एक पहलू सामने आएगा, क्योंकि अगर कोई चीजें निगरानी में होती हैं तो शायद गुनाह कम होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कहीं कैमरा लगा है तो इंसान गुनाह कम करता है, भले वो कैमरा चले या ना चले, लेकिन अगर हम कह देते हैं कि वो कैमरे की नजर में है तो इंसान कंफर्टेबल से थोड़ा सा वो हो जाता है कि हम ऐसा काम ना करें क्योंकि हम दिख रहे हैं। तो अगर ये चलाया जाएगा तो उससे ये थोड़ा सा रहेगा कि लोग थोड़ा सा डरेंगे, अवेयर होंगे इस चीज के लिए और डरेंगे कि हम ऐसा काम नहीं करें। और जरूरी नहीं है कि सामने से ही गुनाह होता है, गुनाह दोनों तरफ से होता है। बहुत जगह ऐसा भी है कि आजकल लड़कियां बहुत सारी चीजें कर रही हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग अपने टाइम में भी बात करें तो हम लोग भी इसी युग में जिए हैं और ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं, गेहूं में गुण भी पिस रहा है। तो इसलिए अवेयरनेस बहुत अच्छी बात है कि अगर अवेयरनेस की जाएगी तो कुछ तो डरेंगे नहीं। अगर 100% अच्छा होगा तो एटलीस्ट मान सकते हैं 70% तो चीजें सुधरेंगी। बिल्कुल। एडीसीपी साउथ के पास एक बार दोबारा जाऊंगी। अगर कोई चालक मान लीजिए इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर किस तरीके की दंडनात्मक कार्यवाही होगी? इसका जो पहले चालक है अगर वही खुद वाहन स्वामी है तो गाड़ी हम सीज करवाएंगे। पहले हम कोशिश करेंगे कुछ दिन कि ये अभियान और चले, उनका रजिस्ट्रेशन कराए, फिर कुछ डेडलाइन तो होना चाहिए ताकि लोग उसका अनुपालन करें। तो एक डेडलाइन हम कुछ एक्सटेंड करने के बाद अगर वो फिर भी इसको एस्केप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर उसका सत्यापन भी नहीं हुआ है अभी तक, क्यूआर कोड जनरेट होना उसमें समय लगता है 1 हफ्ते, अगर उसका सत्यापन भी नहीं हो पाया तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। अगर उसके ऊपर कुछ पुराना इतिहास है तो उसको हम बिल्कुल बंद करेंगे और इसको ऑटो चलाने नहीं देंगे।
तो ये कार्रवाई होगा। इसमें हम ई रिक्शा जो यूनियन है उनसे भी हम सहयोग लिए थे, तो उनको भी हम क्लियरली बताया था कि जो भी है वेरीफाइड लोग ही ये चलाए, और उनके पास भी एक डेटाबेस, जो हमारा पास डेटाबेस बनता है, हम उनको भी शेयर करेंगे ताकि सबका जिम्मेदारी रहे और सबके पास वो डेटाबेस रहे और लोग को भी, नागरिकों को भी ये सुविधाएं मिले। ठीक है मयंक जी, आपने कहा कि आप इस पहल की पूरी तरीके से जो है समर्थन कर रहे हैं, इसके साथ हैं, तो क्या एसोसिएशन की ओर से चालकों को कोई विशेष ट्रेनिंग, कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनको जागरूक करने के लिए, तो वो पुलिस की सहयोग दे? हमारी गाड़ियों पे साउंड लगा है, पूरे शहर में संचालित हो रही है, लोगों को अवेयरनेस की जा रही है और जनता से भी अपील की जा रही है कि वो चौराहे देख देख के बैठे। जैसे क्या होता है, चौराहे पे गाड़ी खड़ी है, सवारी भी जो है वो भी नहीं चलना चाहती 5 कदम, अगर साइड में कोई गाड़ी खड़ी है तो उससे नहीं चढ़ना चाहती है, वो सोचती है कि मेरे पास ही आ जाए। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि चालक मजबूर है, अगर उसको सवारी नहीं आएगी तो वो चौराहे पे खड़ी होंगी, जाहिर सी बात है। तो इससे भी थोड़ा सा सुधार लाने की जरूरत है। और महिलाओं की सुरक्षा की बात रही, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने और भी अवेयरनेस किया हुआ है कि अगर कोई गाड़ी पे बैठता है तो अपने परिजनों को लाइव लोकेशन शेयर कर दे। लाइव लोकेशन शेयर करने से भी काफी हद तक मदद मिलती है। और बाकी जो प्रशासन की तरफ से QR सिस्टम बनाया जा रहा है वो बहुत अच्छा है, उसमें थोड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है, मगर वो बहुत सही है, क्योंकि ड्राइवर चेंजिंग का भी लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ लोग इसलिए नहीं करा रहे कि मुझे ये 10 दिन के लिए गाड़ी चलानी है भाई साहब, और इसके बाद मैं दूसरी गाड़ी चलाऊंगा, इसलिए मैं अभी सत्यापन नहीं कराऊंगा। ये भी एक मुद्दा है, इसके लिए भी हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे बाद में। आपका कहना है कि नियम अच्छा है, पहल अच्छी है, लेकिन कुछ संशोधन की जरूरत है, तो क्या संशोधन होने चाहिए इसमें आपकी राय? संशोधन जैसे इसमें DL जो है, ड्राइवर का DL लगा के उसको मर्ज कर दे रहे हैं, उसमें दूसरा ड्राइवर लगा ले रहे हैं। 2 ड्राइवर एक गाड़ी पे 2 ड्राइवर चला सकते हैं। उसके बाद अगर उस ड्राइवर को हटाना है तो उसके लिए उसको ऑफिस जाना पड़ेगा, जो कि सेफ राइड का ऑफिस बनाया गया है, वहां पे ऑफिस जाके उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये दौड़ा भागी वाला काम हो गया है, ये ड्राइवर इतना पेन नहीं लेना चाहता है। तो इसके लिए संशोधन ऐसा कुछ होना चाहिए कि उसका भी एक अलग से OTP डाल के हो। अगर वो किसी मालिक की गाड़ी नहीं चलाना चाहता है तो अपना OTP डाल के उसके पोर्टल से अपना कैंसिल करा ले, वो दूसरे की गाड़ी स्वतः पकड़ सकता है और अपनी वहां पे OTP देके उसके ऊपर एंटर हो जाए। तो इस तरीके की कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है उमेश जी, इस अभियान को लेकर क्या कुछ ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो लोग सफर करते हैं, ऑटो हो गया, ई रिक्शा हो गया, तो क्या कुछ ऐसे यात्रियों से आपने बात की है जिनका कुछ रिस्पांस मिला हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या कहना है उनका? निश्चित रूप से पुलिस के इस पहल से आम जनता की बात करी जाए तो लोग, ट्रांसपोर्टिंग करने वाले जो सवारियां हैं, वो काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रही हैं। उनको एक इस बात का सुकून है कि हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां स्कूल जाएंगी या अपने गंतव्य को जाएंगी तो सुरक्षित रहेंगी। कम से कम वो QR कोड पेरेंट्स को भेज सकेंगी, जिससे हम लोगों को पता चले कि मेरी बेटी इस समय किस वाहन में है, किस वाहन स्वामी कौन है, कौन चालक है, तमाम जानकारियां उनको मिल सके। कोई दिक्कत होगी तो पुलिस से वो शिकायत करके तत्काल उस वाहन को ट्रेस कराया जा सकता है। ज्योति जी, ये बात रही अपराध नियंत्रण की, आपराधिक प्रवृत्तियों की, इस व्यवसाय में दखल की रोकने की, तो ये कारगर साबित होगी। समय जरूर लगेगा, लेकिन पुलिस की यह पहल बहुत अच्छी है। किंतु एक समस्या और आ रही है, क्योंकि ADCP साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि ई रिक्शा का रूट, एक समय था कमिश्नरेट पुलिस द्वारा ई रिक्शा का रूट निर्धारित किया गया था कि किन किन जगहों पे ई रिक्शा नहीं चलेंगे ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके। देखा जाता है चौराहों पे ई रिक्शा की भीड़ इतनी ज्यादा रहती है कि जाम की स्थिति बन जाती है, और हैवी वाहन, मेन रोड पर हैवी वाहन चलते हैं तो ई रिक्शा उतने सुरक्षित नहीं होते हैं, हवा के झोंकों से पलट सकते हैं, थोड़ी सी कट में पलट जाते हैं। आए दिन ये तस्वीरें हम लोग के सामने आती हैं, यात्री घायल भी होते रहते हैं। तो निश्चित रूप से इस पे एक सख्त निर्देश देना चाहिए पुलिस प्रशासन द्वारा ई रिक्शा चालकों को कि इनके जो रूट निर्धारित हैं, जो इनकी नियमावली इनके बाइलाज में है, उसका पालन करें, न कि गाड़ी लेके हाईवे पे दौड़ना चालू कर दें। चूंकि जहां तक मेरी जानकारी है, ई रिक्शा हाईवे पे, राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिबंधित है।
बिल्कुल। एडीसीपी जी, उमेश जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है और वाकई ये था कि उनके रूट डिसाइड थे कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन अब हम देखते हैं कि चाहे गली हो चाहे चौड़ी सड़कें हो, ये हर जगह दिखते हैं। तो इनके रूट को लेकर क्या कुछ नियम है और पुलिस उस पे किस तरीके से काम कर रही है? इसमें जो आगे कार्रवाई होगा, एक जो पहले रजिस्ट्रेशन हो जाए, सत्यापन हो जाए, तो हम ये स्टेप इसलिए उठाए थे कि पहले एक एक थाना के अंतर्गत कितना कितना ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो हमको ये लिस्ट मिल जाएगा कि एक एक थाना क्षेत्र के अंतर्गत कितना ई रिक्शा है, तो ताकि हम उनका फिक्स्ड रूट डेजिग्नेट कर पाए। ताकि अगर मान लीजिए कि कोई बिजनौर थाना के क्षेत्र के अंतर्गत तो हमको 30 ई रिक्शा का डिटेल्स मिला है, तो हम 30 ई रिक्शा उसी क्षेत्र पर घूमेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा और उसके बाद उनका रूट फिक्स हो जाएगा। तो पहले हम ये स्टेप 1 है जो सत्यापन कर रहा है। स्टेप 2 है, उसके बाद हम चेकिंग अभियान करेंगे सबके पास QR कोड है या नहीं। उसके बाद हम हमारा तीसरा स्टेप होगा इसमें, ये अभियान में, कि हम एक एक थाना के अंतर्गत उसका फिक्स्ड रूट रखेंगे और एक एक रूट में भी कितना ई रिक्शा है। मान लें कि हमारे पास 100 ई रिक्शा है, तो एक एक इस रूट में 20 चलेगा, इस रूट में 20 चलेगा, ऐसा बोल के हम निर्धारित करेंगे। और इसको हम जो पूरा लखनऊ कमिश्नरेट का जितना भी ई रिक्शा का जो यूनियन वाला है, उनसे भी हम बात करेंगे, उनके बात करके सहयोग लेके उनको कोलैबोरेशन में लेके तब भी हम ये रूट डिजिग्नेट करेंगे ताकि किसी का नुकसान ना हो जाए। क्या यात्रियों की लोकेशन ट्रैकिंग होगी और अगर हाँ तो प्राइवेसी का क्या? तो इसमें हमारा आगे भी स्टेप होगा, इसका भी हम सोच रहे थे कि एक GPS ट्रैकर भी इस ई रिक्शा में रखे, ताकि जैसे आपको बहुत सारा अन्य उबर ओला कैब्स में रहे, बट इसमें कुछ समय लगेगा, हमको 3-4 महीने समय लगेगा ताकि हम इसमें GPS ट्रैकिंग रखे। तो पहले है हमारा पहला स्टेप शुरू हुआ है, अभी ये अभियान लगातार चलेगा, ये 6-7 महीने का अभियान है, तो आपको धीरे धीरे इसमें प्रगति दिखेगी और ये मैं मानता हूँ कि ये सफल रहेगा। ठीक है। मयंक जी, क्या आपके पूरे एसोसिएशन में कोई ऐसा है जो इस पहल का, मतलब 1-2 लोग हों या 2-4 लोग हों जो समर्थन नहीं कर रहे हो, कह रहे हैं सब चोचलेबाजी है, ये सब कुछ चलेगा नहीं ज्यादा टाइम तक, क्या कोई ऐसा भी सोच रहा है? नहीं, ऐसा सोचने वाले सोचते भी हैं। समस्या यहाँ पे ये आती है, जैसे पिछले साल QR सिस्टम बनाया गया था, तो पिछले साल हम लोग के विरोध पे ही वो कैंसिल किया गया था, क्योंकि उसमें बिना हम लोग की इजाजत लिए कदम उठाए गए थे। उसमें हुआ ये था कि जैसे कोई आलमबाग का रिक्शा है तो उसको मलियाबाद भेज दिया गया था, यहाँ से 30-40 किलोमीटर रूट उसको तय कर दिया गया था, तो वो विरोध में वो सब खत्म हो गया था। अभी जो है नया QR सिस्टम, पहले ये लोक सत्यापन हो जाए, उसके बाद रूट की प्रक्रिया होगी। अभी कोई रूट किसी के लिए बाध्य नहीं है, अभी केवल जो हाईवे है, तो हाईवे पे ई रिक्शा का रूट नहीं है, उसको जाने की अनुमति नहीं है, उसके लिए होना भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे भारी वाहन चलते हैं, इसलिए अभी यहाँ शहर के अंदर कोई रूट की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे चालकों के लिए ये है, किसी से छुपी नहीं है। ग्राउंड लेवल की अगर बात करें तो नगर निगम की कमी है, सबसे बड़ी कमी जो है वो नगर निगम की कमी है। नगर निगम ने पूरे लखनऊ का ऐसी रोड खोद रखी है कि रिक्शा चालक तो छोड़िए, पैदल आदमी चलने के लिए तरसता है, क्योंकि पैदल जब नहीं चल पा रहा तो उसमें रिक्शा कहाँ से चलेगा। अगर रिक्शा चलता है तो पलट जाता है, और पलट जाता है तो मीडिया उसको उठा के हाईलाइट कर देती है, देखिए रिक्शा पलट गया, वो ये नहीं देखती किस कारण पलटा। तो सबसे बड़ी समस्या ये है आजकल जो रोडों पे जाम है, जब तक ये गलियां रोड थोड़ी सी सही नहीं होंगी तब तक ये रोडों पे आपको जाम दिखाई पड़ेगा। जी ठीक है। मल्लिका जी, आपकी राय में सभी यात्रियों के लिए, महिला यात्री हों, बच्चे हों, सबके लिए आपकी राय में क्या क्या सुझाव होगा इस अभियान को लेकर कि आप पुलिस का सहयोग करें और जो चालक हैं और उनके साथ भी सहयोग करें किसी तरीके की, अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो समझे, तालमेल बनाएं, और अगर कहीं कोई समस्या लग रही है तो तुरंत जो पुलिस बता रही है बिल्कुल वैसा करें और समस्या से जो है पहले ही एक कदम आगे चलें और उस समस्या से पहले ही निपट लें। क्या सुझाव है आपके लिए उन यात्रियों के लिए? मैम, यात्रियों के लिए जैसे अभी हम कुछ बातें सुन रहे थे, तो उसके लिए जैसे पहले तो मेरा सजेशन है थोड़ा सा कि जैसे कि आप रेंज, जैसे हम लोग बस अड्डे का रेंज देखते हैं कि बस अड्डा यहाँ पे है या बस का स्टॉपेज यहाँ पे है, तो हमें यहीं से बस पकड़नी है, हमें बीच में बस नहीं रुक सकती है। तो वैसा ही कुछ स्टॉपेज हमें ई रिक्शा के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाता है तो उसके लिए कभी कभी ऑटो वाले ऐसा रोक देते हैं कि शायद वहाँ पे पिकअप, उसको रेंज को अपने आप में कवर करना, मतलब उसको संभालना व्हीकल को बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो भी कभी कभी दिक्कतें उन्हीं के साथ नहीं होती है, सामने चल रहे लोगों के साथ भी समस्याएं आ जाती हैं कि ई रिक्शा से उनकी भी दुर्घटना हो जाती है। और रही बात जो आजकल खुदा वगैरह है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हम एक ही जगह पे कि हमें पता है कि ई रिक्शा यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो हम वहीं पे खड़े होकर उस चीज का वेट करेंगे, और वेट करेंगे तो शायद हम उस जगह पे सिक्योर भी रहेंगे। अगर हम चाहेंगे कि हम अपने दरवाजे से चाहें तो दरवाजे के लिए जो हो रिक्शे का एक रेंज अलग होना चाहिए कि ये अंदर गलियों में जाएंगे, ये रोड पे नहीं चलेंगे, ये रोड पे चलेंगे, ये गलियों में नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो भी शायद हम इस चीज को देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी गाड़ियां जाती हैं और कोई अदर तो नहीं जा रहा है, तो उस तरीके से हम कवर कर सकते हैं। और यात्रियों को तो अवेयर होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी सुरक्षा स्वयं ही करेंगे, कोई कितना भी कर चाहे, लेकिन जब आप नहीं पहल करेंगे तो कोई आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता है। जैसे हम घर में भी सिक्योर नहीं है, अगर हम बात करें तो क्या हम घर में सिक्योर हैं? घर में भी नहीं सिक्योर हैं। तो इसलिए हमें खुद से भी पहल करनी पड़ेगी। हर चीज की पहल सरकार ही क्यों करेगी? अगर जनता नहीं करेगी तो सरकार कितना करेगी? तो हमें भी कहीं ना कहीं हम नारियां हैं या हम मोहल्ले में हैं या एक कम्युनिटी चल रही है या बहुत सारी चीजें चलती हैं, एनजीओ चलते हैं, तो इनके थ्रू सबको ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि आप बैठने से पहले एक अवेयरनेस लाइए कि वहां पे वो कार्ड लगे हुए हैं जिसकी वजह से सरकार चला रही है कि ये गाड़ियां चलने वाली हैं, ये नहीं चल रही हैं, इनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इन चीज़ों पे अवेयरनेस भी रखनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चे को बैठाने से पहले या किसी भी लड़की को बैठने से पहले भी वहाँ पे अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रखेंगे तो बच्चे क्या कोई भी इंजर्ड होने में समय नहीं लेगा। और रोड तो इस समय जो है वो उसमें है थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि बारिश का भी समय हुआ है और थोड़ी सी समस्याएं तो हैं, लेकिन बस वही है कि अगर हम जगह पर्टिकुलर कर लेंगे तो ये समस्याएं कम हो जाएंगी, जो जाम की समस्या है कुछ है। जी एडीसीपी से एक और आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या ये अभियान के तहत चालकों पर किसी तरह का कोई आर्थिक खर्च तो नहीं डाला जा रहा है या किसी तरीके का कोई आर्थिक बोझ? नहीं, ये अभियान जो है ये पुलिस की तरफ से चल रही है। हमारा थाना और चौकी ये जिम्मेदारी लिया है कि और हमारे यूनियन के सहयोग में कि ये अभियान के लिए हम चौपर लगाए, हम खुद लैपटॉप टैबलेट लगा के सबको बुला के सबका फोटो खींच के सबका डिटेल्स लेके हम इसको सत्यापन करा रहे हैं। ये पुलिस की तरफ से जो चला जा रहा है अभियान है, और इसमें कोई आर्थिक कोई ये नहीं है कि ज्वाइनिंग फी या क्रॉसिंग फी ऐसा कुछ है नहीं, और ये मुफ्त में चल रहा है। ठीक है मयंक जी, एक नागरिक सेवा है और उसकी तरफ से आप ले लीजिए। ठीक है मयंक जी, अभी जो सवाल मैंने एडीसीपी से किया, क्या आप उनके उस जवाब से सहमत है? क्या वाकई कोई ऐसा फाइनेंशियल इशू तो नहीं आ रहा है? नहीं मैडम, कोई फाइनेंशियली इशू नहीं है। अगर 100-200 रुपए लगते भी है रिक्शा चालकों के लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सुरक्षा की बात है और ये बहुत बेस्ट चीज है। इसको क्यूआर सिस्टम बनाने से लोगों का इतना बढ़िया रहेगा, उसकी फोटो खींच के रख लेंगे वो। ये जो क्यूआर कोड बन रहा है, पहली चीज तो ये हर आदमी के लिए एक एविडेंस स्वरूप है। अगर कहीं वो जा रहा है, अगर उसने क्यूआर कोड खींच लिया तो वो एक साक्ष्य भी करता है। कभी उसको इन सब चीजों की जरूरत पड़ गई कि मैं कहाँ गए थे, तो उसने दिखा दिया कि मेरे पास देखिए बारकोड है और इसका सर्च कर लीजिए। इस चीज के लिए भी है वो क्यूआर सिस्टम, वाकई बहुत अच्छा है। उसके लिए मैंने काफी लोगों से चर्चा भी की है, काफी लोगों से बात भी की है, उसको समझा भी है। तो ये निर्णय बहुत बढ़िया है, इसके हम लोग पूरा समर्थन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज ये महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए, और ये तमाम जो भी भ्रांतियां थी, जो भी सवाल थे, उनके जवाब देने के लिए बहुत बहुत